रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू मेरे साथ जमकर मेहनत तो कर, तेरा भी 95 आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे लेके आए क्लास 12 हिंदी की कॉपी। जी हां, 16 फरवरी को आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है फुल पेपर सोल्यूशन के साथ। अगर इस वीडियो में आपको दो चीजें मिलने वाली है, सबसे पहले आपको एक पूरे पेपर का सोल्यूशन दूंगा। कौन सा पेपर है? तो यह है 2022 का डीएस पेपर सोल्यूशन, 302 डीएस पेपर सोल्यूशन पूरा दूंगा। साथ ही साथ पूरी कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा A to Z। जी हां, खंड क से लेके खंड ख तक जो भी आपको लिखना है सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही चौचक वाला वीडियो होने वाला है, तगड़ा वाला वीडियो होने वाला है। हौसले बुलंद करके यार पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, एकदम तोड़ के जमकर मेहनत करके पढ़ाई करनी है। वीडियो के यार सबसे पहले लाइक ठोक दो। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 20,000 लाइक है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठोक के जाएंगे, क्योंकि 95% हम दिलाएंगे, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करना। आपके अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए। एक आग लगा लीजिए अपने अंदर 95 स्कोर करने की, 100% गारंटी आएगा। 95 कोई रोक नहीं सकता। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। सो यार वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को लगातार शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो देख पाए कि हम क्लास 12 हिंदी की कॉपी किस तरह 16 फरवरी को लिखने वाले हैं। जब हम दोपहर को 2 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो फोड़ के आएंगे हिंदी का पेपर। ओके, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी का पेपर मिलेगा इस प्रकार से देखने के लिए, और वहीं पर हिंदी की कॉपी भी मिल जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पेन उठा के ठोक के मारना है। यहाँ पे अनुक्रमांक भर जाएगा, उसके पास शब्दों अंकों में भर जाएगा, विषय हिंदी भर जाएगा, प्रश्न पत्र आप भर देंगे। वहीं पर आप देखेंगे तो चुपके से आपके पेपर में यहाँ पे पेपर कोड दिया रहेगा, उसको यहाँ पे फेंक देंगे उठा के, ये लिख जाएगा। उसके बाद परीक्षा का दिन यहाँ पे, उसके बाद परीक्षा तिथि और केंद्र का नाम लिख देंगे, काम खत्म। ये तो होगा आपका पेपर, ये हो गया पेपर। अब हम चलते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे, आराम से एक एक करके समझने वाले हैं। यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका ये कॉपी रहने वाला है, और फुल सोल्यूशन देखिए मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है ना। जो भी ये वीडियो होगा 30, 40, 50 मिनट का आपको पूरा देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सामान्य हिंदी का पेपर है, सेट 4 2022 का 302 डीएस, यानी कि ये देखिए ये डीक्यू है, वो डीएस था, ठीक है ना। मैंने उसको प्रिंट आउट करके निकाल लिया है। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। प्रारंभ में जो आपको 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, कि आप आराम से पहले अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद इसका आप उत्तर दीजिए। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क और खंड ख में क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। सभी प्रश्न करना आपको क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले खंड क का, और खंड क में आपका पहला प्रश्न 5 बहुविकल्पी रहेंगे। तो अपने बोर्ड कॉपी में सबसे पहले आपके पास बोर्ड कॉपी जो मिलेगी उसमें आपको एक हंसिया खींच लेना है। आप देखिए इधर एक हंसिया खींची गई है, उसके बाद ऊपर की ओर खंडक क डाल देंगे। क्या डाल देंगे? खंडक क। फिर खंडक क डालने के बाद आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला है। फिर पहला क है 100 अजान एक सुजान के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, राष्ट्र स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दीनदयाल उपाध्याय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ख का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हो जाएगा। उसके बाद गया यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद घ वाला प्रश्न है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। जो विद्या निवास मिश्र हैं ये निबंधकार हैं, किसके हैं? ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के,
मनोवैज्ञानिक निबंधों के या भावनात्मक निबंधों के। तो विद्या निवास मिश्र जो निबंधकार हैं वो किसके हैं, तो घ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ललित निबंधों के विद्या श्रीनिवास निबंधकार हैं। अंगा वाला प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अंगा का क्या हो जाएगा? अंगा का आपका तीसरा वाला हो जाएगा प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आएगा, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालेंगे। जब यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड हमारा शुरू हुआ, तो यहाँ पे डाल दिए हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का पहला प्रश्न है क वाला, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं? डॉक्टर ग्रीसन, गारसा दत्तासी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान है वो है गारसा दत्तासी जी हैं। कौन है? गारसा दत्तासी जी हैं। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, मालिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? ज्ञान मार्गी अथवा संतत काव्य धारा का, राम मार्गी शाखा का, सूफी काव्य धारा का, सगुण भक्ति धारा का। तो ख का राइट आंसर हो जाएगा सूफी काव्य धारा का हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हिंदी की कॉपी बोर्ड की लिख कर आना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ग है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम दिया गया है? मिश्र बंधुओं ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम दिया है। तो रीतिकाल को जो श्रृंगाल काल नाम दिया गया है, ग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला, लहर के रचनाकार हैं? जो लहर है उसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं? तो घ का राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यानी कि अज्ञे, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी। तो हिरोशिमा कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं, अंगा का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यानी कि अज्ञे जी हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा और पहला आपका खत्म हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ से शुरू होता है। क्या शुरू होगा? आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, जो कि आपका 10 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाए। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके 4-5 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जन का प्रवाह का आशय लिखे, यानी जन का प्रवाह आशय का क्या मतलब है। दूसरा है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तीसरा है, उत्थानों के घाटों का निर्माण कैसे होगा। चौथा है, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। पांचवा है, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है, जन का प्रवाह का आशय क्या है। तो जन का प्रवाह का आशय क्या होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। इसी का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। इन्होंने लिखा है यहाँ पे जन के प्रवाह का आशय क्या होता है, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अनंतहीन होता है और प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पवन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनकी सहायता से वे पूरे उत्साह के साथ प्रगति कर रहे हैं और इस प्रकार सदैव ही
उनका अस्तित्व बना रहा है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। जो उत्थान है उसके घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता जाता है और इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष और अथवा पदचिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। अर्थात उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, दिए गए यहाँ पे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कहाँ से कहाँ तक, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने भी अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पे है, पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से क्या है, अवतरित है। बस इतना लिख देंगे, काम खत्म। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर नंबर चौथा शुरू होगा। इसमें दो रहते हैं, मैंने एक ही किया क्योंकि एक ही करना रहेगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है ना, क्या देना है, यहाँ पे उत्तर देना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दिए गए हैं पद्यांश, एक ये दिया गया है, एक ही। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्यमय वरदान, इसका रहस्यमय वह वरदान, कभी मत इसका जाओ भूल। अब यहाँ पर इन्होंने 5 प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, सबसे पहले पूछा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, नवल तथा गात शब्दों के अर्थ लिखिए, यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है और वह किसको क्या समझे बैठा है और यह किसका वरदान है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर चौथा आप लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से क्या है, उद्धृत है। क्या है, उद्धृत है। ठीक है ना। उसके बाद आप सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, श्रद्धा ने मनु की जिज्ञासा शांत करने के बाद, जो श्रद्धा थी वो मनु की क्या की, जिज्ञासा शांत करने के बाद उसके विषय में जानने की इच्छा से कहा, हे नरदेव, दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेला विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न बना है, नवल और गात शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नवल का क्या मतलब होता है और गात का मतलब क्या होता है। तो नवल शब्द का अर्थ होता है नया या नवीन और गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। नवल का शब्द का क्या होता है, नया या नवीन, और गात का क्या होता है, शरीर होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है और वह किसको क्या समझे बैठा है। तो यहाँ श्रद्धा द्वारा तुम शब्द मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है और जहाँ वह समझे बैठा है दुख का एक साप है जो संसार की पीड़ा का कारण है, वास्तव में वो भगवान का एक रहस्यमय क्या है, वरदान है। उसके बाद पांचवा है, यह किसका वरदान है। तो दुख भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। ठीक है ना। ये सारे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए।
16 फरवरी को जब आप हिंदी का पेपर लिखने के लिए जाएंगे ना, आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पाने वाले नहीं हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूं और आप लोग पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। कोई भी अगर कहीं से दिक्कत आएगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा पूरा समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ से 5वां प्रश्न शुरू होगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लेंगे। किसका लेंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय यहाँ पे मैं पूरा पूरा करवाने वाला हूँ। तो आप लोग डाल लेंगे यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब इनका जीवन परिचय लिखेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन, स्नातकोत्तर का अध्ययन का मतलब होता है जो BA BSc MA होता है, उसको स्नातकोत्तर कहते हैं। अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में ही और तेलुगु साहित्य के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए। सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? फिर इनका स्वर्गवास हो गया था। अब इनका साहित्यिक योगदान कौन कौन सा है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक विधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। ठीक है ना? फिर आगे लिखेंगे इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करके आपने यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। आपके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर सुंदर रेड्डी क्या हैं? सर्व प्रमुख हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु यानी कि एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारुल जो कि तेलुगु ग्रंथ है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया यानी जो कि संपादित एक अंग्रेजी ग्रंथ है जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा संपादित किया गया है। तो ये आपका 5वें का आपका आंसर हो गया। उसके बाद 5वें का क है। अब ये 5वें का ख, अब देखिए भाई साहब 5वें का ख क्या है? तो 5वें का ख है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और ये किसका है? ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी का है, जो कि आपको 80 शब्द सीमा में लिखना है और 5 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इनका क्या लिखेंगे। इनका आप लोग जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1945 यानी सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने हिंदी से छुटकारा पाया। इन्होंने जीवन में कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। उसके बाद जब ये बाल्यावस्था में थे तो बाल्यावस्था में से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। बाद में क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही गया।
ये बड़े स्वाभिमानी थे, अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप 1 पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सकी और संवत 1994 ईस्वी जो कि सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही ये क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है जरा आप देख लीजिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं, प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य का अमूल्य अमूल्य निधि है और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। आप इनके जो भी प्रमुख हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप याद कर लीजिए। आप कहेंगे तो इनके ऊपर वीडियो बना देंगे, स्पेशली जो इनके प्रमुख कृतियां हैं उन पर वीडियो में बना दूंगा। क्लियर है ना। उसके बाद अब आएंगे आप लोग तो 5 नंबर का आता है प्रश्न नंबर 6। क्या आता है? बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए या फिर ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, जो कि आपका 5 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। मैं बोला था आपसे कि फुल सोल्यूशन इस वीडियो में लेकर आने वाला हूं और यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए, केवल आपके परीक्षा के लिए हम यहाँ पे फुल वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देंगे अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे है प्रश्नोत्तर नंबर 6। हम क्या लिखेंगे? पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो यहाँ पे लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी। पंचलाइट किसके द्वारा लिखी गई है? रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहती हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं जानते थे, ठीक है ना। और इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और वह यह बात चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, क्योंकि जो मुनरी थी वो गोधन से प्रेम करती थी और गोधन भी बहुत प्रेम करता था किससे? मुनरी से। और भाई सब जब प्रेम करता था तो अपनी लव स्टोरी के लिए वो गाना गाता था बढ़िया अच्छी अच्छी वाली, और यह बात उसकी मम्मी को पता चल गई। अब मम्मी लोग का जानते ही भाई साहब कि भाई तू किससे लड़ी भिड़ी है, हाँ, तो इसीलिए वो पंचों तक बता दी कि भाई साहब ये अपना लड़का है, इसको संभाल लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी भाग जाए तो मैं क्या करूँगी। तो फिर उसको निकाल दिया गया था। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेता है क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न हो जाती है। अरे अभी से हम दामाद बना लेंगे। काहे लिए? क्योंकि अभी तो ये पंचलाइट जलाकर हमारी इज्जत बचा दी एकदम। मुनरी के लिए एकदम परफेक्ट बंदा है भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देख भाई, गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन पर निमंत्रण देती है। पंचलाइट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, यानी कि तुमको माफ़ कर दे भाई, जाओ गुलरी के घर के सामने डांस करो, गाना गाओ, जो मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं। पंचलाइट की रोशनी में सब लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे लोग अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। काम खत्म। इतना ही आपको लिखना है, आराम से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आपका 7 यहाँ पे है। 7 क्या है? स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक
खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब ये अपने जिले के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है, जो भी आपका जिला है उस अकॉर्डिंग ये रहता है, तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर दे रहा हूँ। किसका दे रहा हूँ? आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र का चित्रण यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा। इन्होंने एक बार अपने गुरु से छिपकर मांस भक्षण किया था, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे देश प्रेमी। तो आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र का सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भारत के लिए उनका कहना था कि तू चीर प्रशांत तू चीर अजय, तू चीर प्रशांत तू चीर अजय, सूर्यमुनि वंदित स्थित अप्रेम, हे चीर अनादि हे चीर अशेष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। तो ये इनका एक कहना था। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। तो गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते हैं। असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जमानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। तो ये हो गया आपका खंड काव्य वाला। अब यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8 शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपको खंड क यहाँ पे शुरुआत होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे खंड क। आपको इसी प्रकार लिखना है, ऊपर क्या डालेंगे खंड ख को आपको डालना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 8। प्रश्नोत्तर नंबर 8 में आपके 2 दिए रहेंगे, एक पहला दिया रहेगा, एक दूसरा दिया रहेगा। इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे तो आराम से आपको 7 नंबर मिलने वाला है। तो हम इसका संस्कृत का यहाँ पे ये जो संस्कृत का गद्यांश है इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? अनुवाद यहाँ पे लिखेंगे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, अवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी इन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित रहती है। यह संस्कृति भाषा समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एक श्रेष्ठ है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं की देववाणी संस्कृति मुख्य, मधुर और दिव्य यानी कि अलौकिक होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, ये आपका 7 नंबर का है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपका 14 नंबर का आएगा। चलिए अब प्रश्नोत्तर नंबर 9 चलेंगे। अब देखते चले जाइए। प्रश्नोत्तर नंबर 9 यहाँ पे शुरू होता है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के लिखना है। तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 ऊपर डालना है और प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालने के बाद लिखना है अपना उल्लू सीधा करना। यहाँ पे इन्होंने अर्थ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अपना काम निकालना, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने केवल वाक्य प्रयोग किया, इसलिए इनको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। तो ऐसी आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी लिखना है। आजकल लोग नेता वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क है। अब 10 का क क्या है यहाँ पे? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का संधि विच्छेद आपका ब वाला होगा, अतिधन आचार। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। और यहाँ पे नायका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नय धन अकह, नय धन अकह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। ख का यहाँ पे विभक्ति और वचन आपको लिखना है। तो ख का पहला है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। कौन सी विभक्ति और कौन सा
कौन सा वचन है इसमें? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सा है? तृतीया विभक्ति और एक वचन है। इसमें कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति और एक वचन है। अगला आ जाएंगे यहाँ पे। अगला है यहाँ पे क्या है? नामने शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो नामने शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का लिखेंगे क्या है? यहाँ पे शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना है। अभय उभय, तो अभय मतलब क्या होता है? भयहीन होता है। उभय मतलब क्या होता है? दोनों होता है। तो भयहीन और दोनों हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो इसका उत्तर। उसके बाद सेकंड वाला है, यहाँ पे सेकंड वाला क्या है? कुल और कुल का मतलब क्या होता है? कुल मतलब वंश होता है और कुल मतलब क्या होता है? किनारा होता है। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ख है। यहाँ पे ख क्या है? शब्दों में से किसी एक के दो शब्द लिखना है, यानी कि किसी एक का आपको दो शब्द लिखना है। यहाँ पे है पत्र, तो हम लोग पत्र का क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे पता और चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पत्र का क्या लिख रहे हैं? पता और चिट्ठी लिख रहे हैं। तीर का भी लिख दिए हैं। तीर का क्या होगा? बाण और किनारा। अनंत का क्या हो जाएगा? आकाश और अंतहीन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ग हो जाएगा। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जंगल में स्वयं आग लगाने वाले को क्या कहते हैं? जंगल में स्वयं लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घ है। घ क्या है? यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं, और यहाँ पे है सूर्य पूरब से निकलता है, पुत्र पराया धन होता है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। तो ये आप अपने से करके लिख सकते हैं। आप देखिए लिखा है मैंने, पुत्र पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, और कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 12 का क है। अब 12 का क ख ग, इसका मैं तीनों का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, जाके रस छंद अलंकार पढ़ लीजिएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये मैं तीनों के तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए हम कैसे यहाँ पे कॉपी लिखा गया, आप खुद देख लीजिए। 12 का क, उसके बाद इन्होंने 12 का ख डाला है। देखिए कितने ब्लैक पेन से अच्छी तरीके से, फिर 12 का ग, फिर 13 है यहाँ पे पत्र लेखन, और फिर यहाँ पे इन्होंने पत्र लेखन यहाँ पे विषय डाला, उसके बाद यहाँ पे निबंध लेखन इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि आप हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिख के आएंगे। 16 फरवरी को ये 12th की पूरी इसमें पेपर सोल्यूशन भी है। अगर आप ये पेपर तैयार करते हैं तो आराम से 100 में 40 नंबर करके आएंगे, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं पिछले साल के ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है ना। और ऐसी यार वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।